दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 14 फरवरी को IOCL पाइपलाइन डिवीज़न टेक्नीशियन का पेपर हो चुका है। साथ ही ये पेपर चेन्नई साइड में जो हुआ था वो है, और राजस्थान के काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पेपर देने गए थे, तो उसी पेपर का अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं। हालांकि राजस्थान जो साइट है उसका पेपर अभी हो नहीं रहा, इसलिए आप इस पूरे पेपर को ज़रूर देखें। हम एनालिसिस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो ट्रेड थ्योरी से संबंधित टोटल 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ऑल ट्रेड से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसमें डीजल मैकेनिक के भी क्वेश्चन थे, फिटर के भी थे। दोस्तों इस वीडियो में अपने केवल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से जो आए थे ना, उसी पर बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन पेपर हुआ है तो बहुत कम क्वेश्चन स्टूडेंट को याद रह पाते हैं। तो जितने क्वेश्चन अपने को मिले हैं, जितने स्टूडेंट को याद रहे, उन्हीं का एनालिसिस और रिव्यू अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। वैकेंसी न्यूज़, ओल्ड एग्ज़ाम पेपर्स एंड ट्रेड थ्योरी से संबंधित क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल पर विजिट करके आप पहले से अपलोडेड सभी नोट्स और वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए। देखिए दोस्तों, एक तो एमीटर से ही 2 क्वेश्चन आ गए थे, और दोनों क्वेश्चन मैं बार बार करवाता आया हूँ, बहुत बार मैंने आपको करवाए हैं। एक सवाल पूछा कि आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, यानी एक आइडियल एमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा। तो हम सभी जानते हैं आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। वहीं आदर्श वोल्ट मीटर होता तो ध्यान रखना उसका अनंत प्रतिरोध होता है। दोस्तों वहीं पर सेम क्वेश्चन फिर आ गया, लेकिन इस बार था केवल इतना सा, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। तो एक एमीटर का प्रतिरोध जितना हो सके निम्न होना चाहिए। इंग्लिश में एक छोटा सा वर्ड आपको याद रखें तो लाइन याद रखना, शुड बी पॉसिबल मिनिमम। अर्थिंग के बारे में भी यही कहा जाता है कि इनके प्रतिरोध का मान जितना संभव हो सके निम्न होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। दोस्तों आगे सवाल पूछा, ट्रांसफार्मर ऑयल का उद्देश्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है उसका पर्पज़ कूलिंग और इंसुलेशन होता है, यानी वो शीतलन ठंडक देता है, साथ में वो अचालकता भी प्रदान कर देता है। ध्यान रखना ऑयल वैसे 3 तरीके के लिए होता है। एक ऑयल का एक और फंक्शन होता है, वो होता है ल्यूब्रिकेशन, हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर में स्नेहक की कोई आवश्यकता नहीं है। ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ रोटेटिंग पार्ट हो, जहाँ घर्षण होता हो। जैसे मोटर का बेयरिंग हो गया, तो बेयरिंग में अपन ग्रीस डालते हैं ना, तो वो ग्रीस ल्यूब्रिकेशन का ही वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऑयल का काम कूलिंग एंड इंसुलेशन है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ ऑयल का काम इंसुलेशन एंड ल्यूब्रिकेशन भी होता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसका कार्यकारी सिद्धांत, तो ये ट्रांसफार्मर की भांति होती है। म्यूचुअल इंडक्शन इसके काम करने का सिद्धांत है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन ऑप्शन में नहीं था। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन ऑप्शन में नहीं होता तो आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत ऑप्शन की ओर जाना होता है। फिर आपको ये ऑप्शन करना था। वेरिएबल रेजिस्टर कौन सा है निम्न में से, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा, यानी परिवर्ती प्रतिरोध कौन सा है। तो हम सब जानते हैं वायर बाउंड अगर ऑप्शन में है तो वो परिवर्ती प्रतिरोधक ही होता है। ठीक है, अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं था तो आपको वायर बाउंड की ओर जाना चाहिए। अगर उपरोक्त सभी है तो फिर आपको बाकी ऑप्शन पर भी ध्यान देना होगा। वायर बाउंड जो है अपना परिवर्ती प्रतिरोधक की श्रेणी में ही आता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि एक आदर्श करंट सोर्स जो होता है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा कैसी होती है। आइडियल करंट सोर्स बोल सकते हैं या कांस्टेंट करंट सोर्स बोल सकते हैं, यानी स्थिर धारा प्रदान करने वाला सोर्स, तो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है, क्योंकि आदर्श वोल्टेज सोर्स जो है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 होती है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि 3 इंडक्टर है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनकी एक वैल्यू दी हुई थी और टोटल इंडक्टेंस अपन से कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। तो अब जो भी वैल्यू दी थी आपको सिर्फ जोड़ना था, क्योंकि इंडक्टेंस क्या है कि जुड़ता है सीरीज में, L1 + L2 + L3 कर देंगे। अगर पैरेलल में होता तो ये रेजिस्टेंस की भांति जुड़ता, 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 कर देते। सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो सिंपल सा ही था। हाँ, अगर कैपेसिटर होता ना तो भी फिर अपोजिट हो जाता।
आगे दोस्तों एक जीके का सवाल भी उसको याद रह गया, बताया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, इस्पात और ये अभी फ़िलहाल कौन देख रहे हैं। तो हम सब जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान ही करना था आपको। आगे सवाल पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैक्सिमम गति पूछे वो तो है वैक्यूम में यानी निर्वात में, लेकिन तुलनात्मक रूप से जब भी देखा जाता है तो वो होती है वायु, और वायु की इकाई मानी जाती है गति वैसे तुलनात्मक रूप से। या फिर अगर कोई सीक्वेंस आपसे पूछे तो वैक्यूम पहले आता है और फिर एयर आता है, यानी निर्वात जो है ना वायु है ना जिसमें गैस होती है, उसमें सबसे अधिक होती है प्रकाश की गति या तीव्रता। और दाब का कार्यकारी सिद्धांत पूछा है तो वो पास्कल के सिद्धांत पर ही आधारित है। वैसे भी दाब की इकाई पास्कल ही होती है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इसमें पास्कल ही ऑप्शन आना था। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि ट्रांसफार्मर किस पर काम कर सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी पर ही काम करता है। ट्रांसफार्मर कभी डीसी पर काम करता ही नहीं है। यही पूछा था कि एसी डीसी क्या दोनों पर काम कर सकता है, क्या केवल एसी पर ही काम कर सकता है, इतना सही वहाँ पर पूछा था आपसे। तो सिंपल सही है, आप वहाँ पर आराम से कर सकते थे। आगे पूछा कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से हैं भाई, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, या फिर परंपरागत कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से हैं। तो सीधी सी बात है, कोयला, नेचुरल गैस एंड ऑयल और न्यूक्लियर परमाणु वाले, ये तीन जो है ये नॉन रिन्यूएबल आता है। नाम से ही पता लग रहा है भाई, प्राकृतिक तेल जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी मान सकते हो आप, इनको रीयूज़ थोड़ी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन उसमें थे सोलर, तो हम सब जानते हैं कि रिन्यू टाइप का ही होता है। विंड का ऑप्शन था यानी वायु वाला, तो उसके अकॉर्डिंग जब अपन देखेंगे तो आपको ऑयल और गैस वाले ऑप्शन की ओर ही जाना था। आगे सवाल पूछा, केबिल में यांत्रिक चोट से बचाव के लिए कौन होता है, यानी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन हमें कौन देता है। साधारण सा है, आर्मरिंग देती है। मेटालिक सीथ जो होता है ना, उसका काम होता है कोर को नमी से बचाना। बेडिंग जो होती है ना, वो आर्मरिंग और मेटालिक सीथ दोनों के बीच में लगती है, क्योंकि आर्मर्ड जो होता है ना वो हार्ड होता है, तो वो मेटालिक सीथ में बैठ ना जाए अंदर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बेडिंग होती है, तो वो तो बीच में होती है। नो डाउट इसका आर्मरिंग ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे दोस्तों सवाल था रेक्टिफायर का था या एम्पलीफायर का था, उसे पूरी तरह से याद नहीं था। अगर रेक्टिफायर का था तो उसका काम है एसी से डीसी करना, और एम्पलीफायर का अगर काम है तो इसका काम होता है इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करना, यानी सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ज़्यादा कर देना, इसका उद्देश्य होता है। अब कौन सा था आप समझ सकते हो, दोनों में से जो भी आए हो। फिल्टर सर्किट में कौन सा कैपेसिटर काम में लेते हैं, जो पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में कन्वर्ट कर सकता हो, इसके बारे में छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट ऑप्शन था वो तो हो नहीं सकता, पेपर कैपेसिटर भी नहीं होता। सेरामिक वाला ऑप्शन था तो सेरामिक की ओर हम जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक यही काम में लेते हैं अपन इसमें। फिल्टर सर्किट के लिए आएगा तो सेरामिक कैपेसिटर बेस्ट ऑप्शन था, इसको सही उत्तर आप मान सकते हो। लाइटनिंग अरेस्टर का उद्देश्य पूछा, काम पूछा कि किस काम में आता है, बहुत साधारण सा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्ज वोल्टेज। सर्ज मतलब होता है क्षणिक वृद्धि हो जाना, यानी वोल्टेज के मान में जब अचानक वृद्धि हो जाती है, इसीलिए तो इसके कई सारे नाम हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर, ठीक है, लाइटनिंग डाइवर्टर भी है, सर्ज अरेस्टर भी बोल सकते हो। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछे गए। बस दोस्तों यही थे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हमें याद रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वाले इतने ही आए थे, कम ही आए थे, 15-20 क्वेश्चन ही आए थे, तो लगभग हमने आपको करवा दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।